गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज़म, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठानते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपको एक नया मौका देता है, जिससे आप एक नया दिन कह सकते हैं, नया मौका कह सकते हैं, हैप्पी मॉर्निंग आप कह सकते हैं। और बड़ा ज़रूरी होता है जी कि आपकी जो मॉर्निंग है वो इस तरह से हैप्पी हो जाए कि उसका स्टार्ट, उसका जो आगाज़ है बड़ा अच्छा हो। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं जी कि दिन का आगाज़ एक गिलास पानी से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एक अच्छी एडवाइस के साथ, एक अच्छी बात के साथ आपके दिन का आगाज़ होना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आप कभी जब दिन के किसी एक फारिग वक्त में बैठ के सोचे कि अच्छा सुबह 9 बजे महक अपने प्रोग्राम में क्या बात कर रही थी और आपको वाकई महसूस हो कि हाँ यार वो एक अच्छी बात थी। तो आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फूल बादल के गरजने से नहीं, बादल के बरसने से उगते हैं, लिहाजा अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को हमेशा बुलंद कीजिए। वो कहते हैं ना कि जाहिल के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जब देखेगा कि उसकी हार करीब है तो वो अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद कर लेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी चीखने चिल्लाने से, आवाज़ को ऊंचा कर लेने से जो है आप सच्चे साबित हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दलाइल पर मबनी जो बात होती है हमेशा उसी बात की कदर होती है। और बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो है जाहिलों की तरह बहस करने के बजाय अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, अपने इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर लें, अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लें, तो फिर आप किसी भी महफिल में बैठ के, किसी भी जगह पर बैठ के, किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करते हैं तो आपके पास दलाइल देने के लिए दलाइल मौजूद होते हैं। और फिर आपकी बात जो है वो यकीनन फिर हक़ाइक़ में मबनी भी होती है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि आजकल जो हमारा सियासी माहौल चल रहा है, दो डिफरेंट पार्टीज़ के लोग बैठे हुए होते हैं। अच्छा, पता कुछ नहीं होता मुल्क की सियासत के बारे में, ना सुबह उठ के उन्होंने अखबार पढ़ना है, ना न्यूज़ देखनी है, लेकिन जब दो लोग बैठे होंगे, भले से चाय की टेबल पे बैठे हों या ना खाने की टेबल पे बैठे हों, तो एक बंदा जो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उनके बहसों मुबाहिसे इतने ऊंचे हो जाएंगे कि लगता है कि शायद अब हमें सिखाया ही जा रहा है कि बहस करनी है, आपने लड़ना है, आपने ऊंची आवाज़ में बात करनी है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जी आप सही बात कर रहे हैं या आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। जब तक आपकी बात, आपने जो कहा है वो लॉजिक से खाली होगा, उस वक्त तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। चलें जी, टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर शख्स का यही रोना है कि उसका जो घर का बजट है वो पूरा नहीं हो रहा। मतलब आप एक चीज़ मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज़ मैनेज नहीं होती। आज हम प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस महंगाई के दौर में आपने बचत कैसे करनी है और बजट कैसे मेनटेन रखना है। दोनों चीज़ें अलग है, बचत करना और बजट को मेनटेन रखना। तो इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हिप्नोटिज्म क्या है और इस दौरान किसी शख्स की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा वो कहते हैं जी हम हिप्नोटाइज हो गए हैं। अच्छा, उस दौरान आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? बहुत सारे लोग इस दौरान सच बोलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये क्या अमल है? ये मतलब इससे आपके दिमाग पे क्या चीज़ असरअंदाज होती है? आप किस कैफियत में होते हैं? आपकी कंडीशन क्या होती है? इस पर आज हमने बात करनी है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे दिमागी मरज़ मिर्गी के हवाले से कि ये जो मरज़ है ये किस तरह से लाहक होता है, इसकी स्टेज क्या है, क्या आया कोई भी बच्चा जो है वो बाय बर्थ इससे मुतासर हो सकता है, या आपको ज़िंदगी में किसी भी एज के किसी भी हिस्से में, एज के किसी भी स्टेज पे ये मरज़ लाहक हो सकता है, आपको हिट कर सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका दौरानिया क्या होता है, इस पर आज हमने प्रोग्राम में बात करनी है। इसके अलावा जी हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स जो हैं वो आप यूज़ करें। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि देखिए सब्जियों और फलों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जब आप सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना सकते हैं। अच्छा, सब्जियां और फल तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे घरों में जब दालें बनती हैं ना, कोई भी दाल बन जाए, माश दाल हो जाए, चना दाल हो जाए, मसर हो जाए, जैसे मलिका मसूर कहते हैं कराची में, तो वो होता ये है कि बच्चे भागना शुरू हो जाते हैं कि जी दाल नहीं खानी। हमारा भी यही हाल था बचपन में। हमारी तो अम्मा खैर हमें डंडे के ज़ोर पर दाल खिलाती थी कि जी खाओ दाल। तो जब हम दालों के फ़वाइद के हवाले से हम बात करें तो किचन में शेफ़ बशीर हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा, दालों का एक मिक्स दालों का एक सूप होता है जो कि बड़ा हेल्दी होता है। तो आज हम उनसे कुछ दाल का कुछ बनवाएंगे। दाल के हलवे भी होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। खैर अब तो थोड़ा विंटर जाना शुरू हो गया तो वो हलवा नहीं बनवाएंगे, लेकिन दाल से बनवाएंगे ज़रूर कुछ। तो प्रोग्राम में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हम शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जी जो आपका खर्चा है, जो आपका है, उसमें आपने बचत किस तरह से करनी है।
कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया की मईशत को एक झटका सा लग गया और पूरी दुनिया में ही हमने देखा है कि महंगाई में तारीखी इजाफा हुआ है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी, आप यूरोप को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, हर जगह महंगाई आसमान को छूने लगी है और हर शय की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अपनी आमदनी के ज़राए हम बढ़ाएं ताकि अखराजात भी पूरे हो सकें और बचत भी की जा सके। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उरूज मोइज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम सबको पता है कि जो चीज़ आज से 1 साल पहले हमें अगर 20 की मिल रही थी तो आज उसका रेट है वो हमें 30 रुपये पे मिल रहा है और ये महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। वो ये हिसाब हो गया कि आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है, लेकिन इसमें आपने मैनेज करना है। अच्छा, एक शख्स जो कि तनख्वाहदार तबके की, अगर स्पेशली मैं बात करूँ, जिसको महीने के एंड पर लगी बंदी तनख्वाह मिलनी है और तनख्वाह में फिर इजाफा भी नहीं हो रहा लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो जो खातून है बेचारी उस घर की, वो किस तरह से अपना बजट मेंटेन कर सकती हैं? जाहिर सी बात है, अगर आप बजट मेंटेन करेंगे तो फिर आप बचत भी कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ ज़रा इस हवाले से हमें बताएं कि बजट कैसे मेंटेन होगा। अच्छा जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस टॉपिक। बजट जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो डिप्रेसिंग सा वर्ड है। जब हम बजट करने की बात करते हैं तो अक्सर जहन में आता है कि अपनी ख्वाहिशों को मारना है और चीज़ों को कंस्ट्रेन करके उस जगह, उस बजट में लेके आना कि जहाँ जिंदगी आराम से गुजर सकते हैं। सो यस, बजट करना जरूरी है, लेकिन ये एक डिप्रेसिंग और नेगेटिव वर्ड नहीं, एक बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड है। आप अपने टाइम बजट करते हैं, अपनी लाइफ को बजट करते हैं, कहाँ टाइम स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है। इसी तरह आप अपने पैसों को भी बजट करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने एक अपने इंट्रो में भी बात की, जब आप एक्सप्लेन करी थी टॉपिक को कि अपने आमदनी को कैसे बढ़ाया, बिल्कुल, बिकॉज देखिए, अगर जो चीज पहले 20 रुपए की थी और अब 40 की है, so that means 200% इन्फ्लेशन हुई है। अगर इन्फ्लेशन इतनी एक्सटेंडेड, इतनी ज्यादा इंक्रीजिंग वे पे हो रही है तो सिर्फ बजट करने से काम नहीं चलेगा। यस, बजट करना जरूरी है। उसकी 2-3 टिप्स मैं आपको फौरन से दे देती हूँ। पहली बजट करने की ये टिप है कि आपने देखना है कि आप फालतू की सब्सक्रिप्शन के पैसे कहाँ दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार, मतलब मैं सिर्फ 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपए की सब्सक्रिप्शन है। इस मोबाइल के अंदर हम बहुत सारे ऐसे अनवॉलंटरली अमाउंट पे कर रहे हैं जिनका हमें अंदाजा ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले, अगर फालतू सब्सक्रिप्शन कहीं पे कर रहे हैं आप, कहीं की आपने मेंबरशिप ली हुई है, तो देखिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वरना उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। सेकेंड चीज, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी बहुत साल पहले, मैंने आई वाज ओनली 10 ईयर्स, और उसमें एक बात की थी कि आने वाले दिनों में महंगाई इतनी हो जाएगी और रिसोर्सेज इतनी कम हो जाएंगी दुनिया में, इसलिए महंगाई होगी, तो लोग डॉलर को अपने टैंक में डला के तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, पेट्रोल चाहिए होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उस शख्स ने उसमें एक बात की थी कि आप अपने घरों में, आपने सब्जियों की बहुत अच्छी बात की कि उस वक्त उस शख्स ने डॉक्यूमेंट्री में बात की थी कि अपने घरों में सब्जियां उगाएं, चाहे कोई छोटी मोटी क्यों ना, लेकिन यू विल बी एबल टू हैव योर ओन थिंग्स दैट यू आर ग्रोइंग, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू। द थर्ड थिंग इज कि आपने देखना है कि कौन सा ऐसे काम है कि आप जो लोगों को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि मेहमानों को, खानदान वालों को, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं, उसके लिए हम अपना खर्च बढ़ा रहे होते हैं रादर देन, और उसकी वजह से हमारे डेली बजट आउट हो रहा होता है। तो देखिए कौन सी ऐसी चीजें जो आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो जो जरूरी नहीं है। सो मेक अ लिस्ट जिसके अंदर जो जरूरी चीजें हैं, जो आपके काम आएंगी, जो आपके डे टू डे खर्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन है, उस पर ध्यान दे बनिस्बत लोगों को प्लीज करने के। तो ये 3 चीज अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे अपने पैसे बचा सकते हो। जहाँ तक आमदनी बढ़ाने का सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया ना कि, और ये एक हकीकत है कि हम सिर्फ एक नौकरी पे गुजारा नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें ना कि जी आप दिन में एक नौकरी करें, हमें साइड पे कोई अपना बिजनेस शुरू करना पड़ता है। और डॉक्टर साहबा, वो बिजनेस भले से छोटा मोटा हो, आप ऑनलाइन कोई काम करें, वो बिजनेस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक बजट सेट कर लिया, आपने बता दिया जी कि ठीक है आप इन तरीकों से अपना बजट मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपने कुछ सेविंग्स भी रखनी है ताकि मुश्किल वक्त में खुदा ना खासा कोई बीमारी आ गई या किसी बहन भाई को ज़रूरत पड़ गई या कोई भी एक मसला ऐसा आ खड़ा हुआ कि आपको फौरी तौर पे पैसे चाहिए तो अपनी सेविंग्स में से निकाल सके। हम डॉक्टर साहब देखते थे कि पहले वक्त में हमारी अम्मियाँ जो हैं या हमारी नानियाँ जो हैं, कमेटियाँ डाल ली आपने, या आपने मियाँ ने जो खर्चा दिया आपको महाना उसमें से कुछ बचा लिया, तो अभी तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा देखिए, आप पहली बात है सेविंग जो करते हैं ना, सेविंग इज गुड, लेकिन सेविंग करने के भी आपके पास अकल होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इस वक्त, अगर आपने सेविंग करनी तो आप उस जगह सेविंग करें जहां से आपको कोई रिटर्न आ रहा हो। ना सिर्फ आपने एक पैसे लिए और आपने वो पैसे अपनी एक तिजोरी में रख दिया और सोचा
कि जी ये बाद में काम आएंगे, बिकॉज अगेन इन्फ्लेशन हो रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है। तो आपके जितने भी आपके पास इनकम है, जो भी आपके पास सेविंग्स है, उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। सेकंड चीज, अब जो हमें नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त, वो कहेंगे अच्छा बोलना बहुत आसान है कि 2 जॉब कर ले, 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है। आपको मैं ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जहां भी दुनिया में कोई क्राइसिस आएगा, उसके साथ हमेशा अपॉर्चुनिटीज अराइज करती है। जिस तरह कोविड की आपने बात की, जब कोविड हुआ तो उसके अंदर हर चीज बंद हो गई, लेकिन ऑनलाइन बिजनेसेस लोगों ने करना शुरू कर दिया। ऐसा ही है। इसी तरह आप एक सारे नाज़रीन जो इस वक्त देखते हैं, उन्होंने सिर्फ ये करना है कि देखें आपके पास क्या वसाइल हैं। अब हम जब वसाइल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरे वालिदैन अमीर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं। नो, वसाइल, सबसे पहला वसाइल आपके पास आपका टाइम है। वो टाइम आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह करना है। अगर आप अपना 1 घंटा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वसाइल को राइट डाउन करें। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जहां तक आप अपनी स्किल्स, आपके पास क्या स्किल है। हाउस वाइफ अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी कबाब बनाती है। जो हस्बैंड है वो कहीं जॉब कर रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा अकाउंट्स करता है। आपकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, आप ऑनलाइन डिजाइनिंग करके भेजो। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। अगेन easier said than done, मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप देखिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम में रहते हुए उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। सो आपको मैं सब बातें अगर आप एक जगह रख दे, और मेरी इस बात को सारे नाज़रीन अपने, वो कहते हैं ना, दुपट्टे से बांध दे, अपने साथ पल्लू से बांध लें, पल्लू से बांध दे। वो ये बात है कि देखिए, आप अगर जितना महंगाई के बारे में सोचेंगे ना, तो महंगाई जहन पे बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। रूल है, जिस चीज पे जितना फोकस करोगे आप, वो चीज जहन उसको बड़ी कर देता है। ठीक है। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। अब आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द महंगाई, फोकस ऑन द सोल्यूशन, फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि प्रॉब्लम में रहते रहते आप कभी सोल्यूशन नहीं निकाल सकोगे। तो ये एक चीज रखें कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर अ प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड ऑलवेज से कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मुल्क खराब है, मुल्क की हालात खराब है, ये फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट कर लें। अब देखिए आप करेंगे क्या इसके बारे में। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है, करेंगे क्या, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही आपको इस टर्मोइल से निकालेगा। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ है ना, जैसे कि हमने ये बात की थी कि आपका साइड पे कोई बिजनेस होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, आपने सोच लिया आपने ऑनलाइन बेकिंग का काम शुरू करना है, आपने स्टिचिंग का काम शुरू करना है। अब उसमें भी आपको इन्वेस्ट के लिए पैसा तो चाहिए ना। अब वो पैसा, आप अगर आपकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं, तो वो फिर वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा देखिए, अब इसके लिए ये एक वो डिबेट है कि कहाँ से। इसके लिए अगेन पाकिस्तान के अंदर एक चीज होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। जब नए यंग बच्चे, वाइफ्स, हस्बैंड, जब इस तरह के बिजनेस आइडियाज आते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोग होने चाहिए। अगर वैसी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो देन अगेन, जिस तरह मैंने कहा, लोगों को प्लीज करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। शॉपिंग करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ईद आती है तो हमें पता है बहुत सारी ऐसी चीजें करनी जो नॉट नेसेसरी है। तो आपने अपनी चीजों को कट डाउन करना पड़ेगा। अगर हेल्प कहीं और से नहीं आ रही है, तो आपने अपनी खुद हेल्प क्रिएट करनी पड़ेगी। सी एज अ पाकिस्तानी हैज वेटेड लॉन्ग इनफ टू गेट दी हेल्प फ्रॉम समवेयर। बहुत वेट कर लिया हमने कि हमें कोई बाहर से आके हेल्प करेगा, कोई हुक्मरान आके हेल्प करेंगे, कोई लोग आके हेल्प करेंगे, नहीं होना है। आपने अपनी हेल्प खुद करनी है और उसके लिए आपने अपने आप को मैनेज करना है, कोई और आके मैनेज नहीं करेगा। तो वो मैनेजमेंट का जो सिनेरियो है, वो आपने क्रिएट करना, और आपने देखना में कहा ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहीं से बजट ना कर सकें। ठीक है, आपके मेन एक्सपेंसेस हैं कि ठीक किराया है, घर का खाना है, बच्चे की स्कूल, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप जरूर कर सकते हो। आपने बस आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी चीजें हैं। और जरूरी नहीं है हमें एक और चीज देगा, आज बिजनेस का आइडिया आया, हमें आज ही करना है। अगर आज नहीं तो 6 महीने बात करें। वेट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज समथिंग इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। सही है, ठीक है डॉक्टर साहबा, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू ज़रूरी है भाई कि जब आप घर का ये, अच्छा ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ना खातून खाना पर आयद होती है कि आप भले से आप ये कहें कि अच्छा ये तो कोई एक सिर्फ आप मर्दों को सपोर्ट की बात करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जो बेचारा बाहर निकल के कमा रहा है ना, उसको पता है कि वो किस तरीके से कमा रहा है। तो ज़रूरी ये होता है कि जो आपकी मैं इसको फजूल खर्ची नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसको हम अपने ग्रॉसरी में ऐड कर लेते हैं, लेकिन शायद हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आप एक लिस्ट बना लें। मैं तो करती हूँ कि ग्रॉसरी पर जाने से पहले एक लिस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं अपना किचन चेक करती हूँ कि पिछले महीने मैंने जो ख़रीदा था क्या वो बचा हुआ है या उसका पड़ा हुआ है, तो फिर मैं उसको अपनी लिस्ट से काट देती हूँ।
बचत इसी तरीके से हो सकती है, इसी तरीके से आप अपना बजट मैनेज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सेविंग्स कर सकते हैं। और आज के वक्त में बड़ा ज़रूरी है कि घर में जितने भी लोग हैं ना वो सब कमाएं तो घर चलता है, अदरवाइज घर नहीं चलता। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आपको बताएं कि जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो माहिर नफ्सियात पहले उसे पुरसुकून हालत में लेकर आते हैं, इतनी पुरसुकून हालत में कि जो इफेक्टी है उसको नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसे सोने नहीं दिया जाता, बल्कि उसके दिमाग और जिस्म का जो एक कनेक्शन होता है उसको कम से कम कर दिया जाता है। होश और बेहोशी की दरमियानी हालत को हिप्नोटिज्म कहा जाता है। हिप्नोटिज्म के बारे में मज़ीद जानेंगे, सायरा असफर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ये क्यों करते हैं आप, बेहोशी, होश, और फिर आप सामने वाले से हर बात उगलवा लेते हैं? बहुत सारे ना ऐसे मुजरिम होते हैं जिन्हें हिप्नोटाइज करके उगलवाया जाता है कि जी अच्छा बताएं आपने क्या क्राइम किया था। तो ये क्या मतलब ये क्या तरीका है? दो तीन चीज़ें जो आपने बोली हैं, मैं थोड़े से मिसकंसेप्शन सबसे पहले क्लियर करूँगी, बिकॉज हिप्नोटिज्म के बारे में जब भी कोई सुनता है तो वो थोड़ा ज़रा डर जाते हैं कि पता नहीं मेरे सीक्रेट्स निकाल लेंगे, जैसे आपने कहा। तो मज़े की बात यह है कि आप सीक्रेट्स नहीं निकाल सकते जब तक वो बंदा खुद ना बताना चाहे। अच्छा। तो जो क्राइम की आपने बात की, लोग ऐसे होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन निकाल रही होते हैं, वो विलिंग होते हैं हिप्नोटाइज होने के लिए। बिल्कुल। हिप्नोटिज्म के हिप्नोथेरेपी के बारे में 2-3 मिसकंसेप्शंस हैं। नंबर 1, अगर हिप्नोटाइज हुए तो ऐसा तो नहीं कि हम हिप्नोटाइज रह जाएंगे। अच्छा। हम उठ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे सारे सीक्रेट्स उनको पता चल जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। यू हैव टू बी विलिंग टू बी अ पार्टिसिपेंट। तीसरी चीज़ उसके अंदर ये होती है कि कितना अरसा असर रहेगा, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट सेफ। Absolutely, if you go to a good hypnotherapist, it's safe. अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अंदर पेशेंट खुद आ रहा है, ये हिप्नोटाइज जो थेरेपी है हम क्यों यूज़ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज ये बेसिक्स आपने सारी पकड़ ली इस बात की। देखिए, जब आप एक किताब पढ़ रही हैं, ठीक है, और आप उस किताब में इतनी इनग्रॉस हुई हैं कि आपको कुछ होश नहीं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, तो उस किताब ने आपको हिप्नोटाइज कर लिया। इस वक्त में हम मोबाइल ऐसे इस्तेमाल करते हैं गुम हो गए कि हमें पता ही नहीं होता इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बिल्कुल, मोबाइल ने आपको हिप्नोटाइज किया होता है। हिप्नोटाइज करने के लिए आपको हम अपने टोन ऑफ वॉइस से, हम क्लाइंट से, पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ। ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट है, उसको लगता है कि मेरी कोई इमोशनल मेंटल ब्लॉकेज है। अच्छा। और मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा पढ़ाई में, मैं वेट नहीं लूज़ कर पा रहा, मैं ये अचीव नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? कॉन्शियस माइंड ने डिसीजन किया हुआ है कि मुझे काम करना है, सब कॉन्शियस माइंड इज़ नॉट ऑन बोर्ड। तो जो हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू इस क्लाइंट से डिस्कस करते हैं, जी ये आपके इश्यूज़ हैं, हम इनको इस तरह सॉल्व करेंगे और आप लेट जाएं, बस रिलैक्स करें। अच्छा। और आप मेरी आवाज़ सुनते रहें और आप टोन और जो वर्ड्स जो हिप्नोथेरेपिस्ट यूज़ करता है उससे उनका माइंड बहुत रिलैक्स कर जाता है। सारा किरदार टोन का है, टोन, वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्योंकि हम सब कॉन्शियस को कैटर कर रहे होते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हम उनके माइंड को थीटा स्टेट में ले जाते हैं, जो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जैसे आप सो रही हैं और आप उठी हैं, आपको पता है कि आप अपने रूम में आपने आंखें नहीं खोली हुई, यू आर अवेयर बट यू आर स्टिल नॉट अवेयर। वो थीटा स्टेट होती है, रिलैक्स स्टेट होती है। इसमें सजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मैं आपको उस पॉइंट पे अगर कोई भी सजेशन दूं, आपका माइंड उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। अच्छा। तो थीटा स्टेट में ले जाके हम सब कॉन्शियस को विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती है हम दे देते हैं। एंड देन आई आस्क हिम जस्ट ओपन योर आइज। उनको थ्रू कुछ सिनेरियोज हम लेके जाते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें आप एक गार्डन में खड़ी हैं, आप ये कर रही हैं, आपका माइंड आपको क्या दिखा रहा है। आप यकीन करें कि हिप्नोथेरेपी के सेशंस में लोग आते हैं थिंकिंग कि हम ये देखेंगे माइंड में अपने, एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि यार मेरा माइंड असल में मैं ऐसे सोचता हूँ। अच्छा। असल में मेरी ये हकीकत है। एंड 90% ऑफ द क्लाइंट्स एंड अप क्राइंग। बहुत रोते हैं लोग, क्योंकि जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आपका माइंड आपको वो चीज़ें बता रहा होता है जो आपके लिए आपकी ट्रूथ होती है।
हर एक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो उनको पता नहीं होता कि मेरे अंदर जो दुख है, मैं समझ रहा हूँ कि ये दुख इस वजह से, असल में वो दुख इस वजह से। अच्छा सायरा, आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी में कभी कभी इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो बड़े खामोश होते हैं और वो कभी किसी से बात नहीं कर पाते। आई थिंक मुझे एक अच्छे लिसनर की ज़रूरत होती है, लेकिन अब के माहौल में हमें कोई अच्छा लिसनर मिलता नहीं है और फिर गुबार अंदर भरा जाता है और वो ज़िंदगी से शायद कट के रह जाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल, बिकॉज हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाँ। एंड जब हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। क्लोजर नहीं मिला होता लोगों को रिलेशनशिप्स से, ओल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, कोई ऐसा दुख बचपन में, बचपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपसे यही चीज़ पूछने वाली थी कि कभी कभी हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बचपन में कोई एक ऐसा हादसा गुजर गया होता है, सारी जिंदगी उनके दिमाग पे वो चीज़ें रहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वो फिर कभी, अच्छा कभी कभी तो खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों के साथ वाक़यात हो जाते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं ना वो पीछे रह पाते हैं, वो एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। उनका काम करने की सलाहियत, सोचने की सलाहियत, सब कुछ एक जगह पे स्टॉप है। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपके कोई लव्ड वन की डेथ होगी हो, फादर मदर लॉस, स्पाउस लॉस। तो इस सिचुएशन में आपके माइंड को मूव तो करना है ना, आपने दुनिया में चलना तो है। तो आपको जिस तरह थेरेपी की जाती है वो इस तरह की जाती है कि जो अंदर, जैसा मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, फोबियाज होते हैं कुछ लोगों को, कुत्ते बिल्लियों का हाइट फोबिया है, किसी को पानी से डर है, स्मोकिंग, एडिक्शंस, ड्रिंकिंग, फोबियाज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज सब कुछ तो इट्स इन द माइंड। तो मेरे फोबियाज के मैं आपको मिसालें दूँ, मैंने दिखाया भी था इनको, कि इस तरह का था कि कुत्ते बिल्लियों से डर लग रहा है उनको। और फिर 2-3 सेशंस के बाद उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी कि मैं इतने सालों बाद इस घर में एंटर हुई हूँ, क्योंकि इसमें बिल्ली थी, मैं घर में आती नहीं थी, तो तस्वीर बिल्ली के साथ, फिर कुत्ते के साथ। सो आई एम टेलिंग यू हाउ स्ट्रॉन्ग द माइंड इज़। आपको सिर्फ गाइड करना है माइंड को। और जो क्लोजर होता है, ख़ास तौर पे आपने बचपन की बात की, चाइल्डहुड में कभी कभार कोई बच्चा एक ऐसी चीज़ पकड़ के अपने दिमाग में रख लेता है जो उसको भी नहीं पता होता, बट व्हेन यू ग्रो अप आपके रिलेशनशिप्स में वो शो करता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे रिलेशनशिप्स नहीं वर्कआउट करते। यू हैव टू फिगर आउट कि आप उसमें क्या वजह है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, शायद आपकी कुछ थेरेपी चाहिए ना, ये भी प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक अजीब सा ख्वाब बचपन में देखती थी और वही चीज़ मुझे, मतलब एक गैप के बाद दोबारा से मैंने वही चीज़ देखना शुरू कर दी, क्योंकि बहुत बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा, मैं कभी कभी हंसती हूँ कि यार ये चीज़ मैं अपने बचपन में देखती थी और अब जब मैं एक बेटे की माँ हूँ तो मुझे दोबारा से वो चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है। मैं वैसी चीज़ मेरे ख्वाब में आ रही होती है। तो वो ये क्या है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आप ख्वाब देखते देखते आपकी आँख खुल जाए और फिर वापस आप सोचते हैं ख्वाब वहीं से शुरू हो रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है। सारा दिन आप उस बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप किसी से कहते नहीं है। कह नहीं सकते, तो मैं हूँ ना। अगर किसी तो मेरा बात करके सारा से राब्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखिए, आपको ख्वाब कहाँ से आ रहा है? आपके माइंड से आ रहा है। सो मे बी योर माइंड इज ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज। शायद आपको ख्वाब समझ आ रहा हो। आपका बचपन एंड देन योर चाइल्ड्स सिचुएशन, देयर डेफिनेटली इज अ लिंक। अब वो क्या ख्वाब है, इस पे इट विल डिपेंड। ये हम ना जरा ऑफ द कैमरा बात करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, फिर बहुत सारे लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई सुनता नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी फैमिली का क्या किरदार? ठीक है, लोग आपसे जो राब्ता करते हैं, ठीक है, उनको समझ आ जाती है कि अब हमें आपसे राब्ता करने की ज़रूरत है, ये किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि हमें सुन ले, लेकिन बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। ना वो समझते हैं, ना ही उनके घर वाले समझते हैं, ना ही उनके कोलीग समझ पाते हैं, और वो एक अजीब से स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, हम लोग फिजिकल हेल्थ को तो हेल्थ समझते हैं, हम मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं करते। और एवरीबडी नीड्स दिस। हर एक को, जैसे आपने कहा, कोई सुनने वाला चाहिए, कोई समझाने वाला चाहिए। और ऐसी बातें भी होती हैं कि आप अपनी फैमिली में नहीं डिस्कस कर सकते। यू नीड अ थर्ड पर्सन जो आपको जज नहीं करेगा और आपकी हेल्प करेगा। तो मैं सबको कहती हूँ, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर साइड, बिकॉज यू नो दिस इज द वे इट इज़। उसके अंदर क्या होता है, जब हम थेरेपी करते हैं तो हम उनको समझाते हैं कि देखें,
You cannot change another person's actions. The only thing you can change is your reactions. आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका मियाँ आपसे लड़ता है, आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले गए, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको रिएक्ट कैसे करेंगे? आपका मियाँ आपको लड़ रहा है, आप उसको कामली रिस्पॉन्स करेंगी। आपके माँ बाप के साथ इश्यूज़ हैं, आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये सब थेरेपी के थ्रू बहुत आराम से हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, हिप्नोटाइज थेरेपी में जब आपके पास आपके क्लाइंट आए, अच्छा वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो आपकी अम्मा के साथ हो सकता है, अब्बा के साथ हो सकता है, आपका शौहर, या कभी कभी माएँ बच्चों की वजह से बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं कि माएँ आती हैं जी कि बच्चे बहुत तंग करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें डिप्रेशन में लेके जाते हैं। इसमें जो स्टेजेस हैं, सबसे ज़्यादा अलार्मिंग और डेंजरस स्टेज कौन सी होती है जो कभी कभी आपने अपने क्लाइंट में भी देखा, आप खुद भी हैरान हुए? जब लोग फील ऐसा करने लगे कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जब वो अलोन फील करने लगते हैं, जब उनको लगता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है और मैं किसी को बोल नहीं सकता, जो आपने बात की वही बात है। ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है क्योंकि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है आजकल। मैं इट्स सैड, लेकिन यंगस्टर्स के अंदर ये बहुत है। ब्रेकअप हो गया किसी रिलेशनशिप का तो मरने मराने पे तैयार हो जाते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, दुनिया में और भी देखिए ना, बच्चों के एग्जाम्स में वो नंबर नहीं आते जो कि उन्होंने गोल सेट किया होता है, तो बच्चे उस पे कह देते हैं कि बस अब मेरा तो जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है ना कि ये आप वो किसी को बोल नहीं सकते वो बच्चे कि देखो मेरे मार्क्स कम आए तो मैं परेशान था। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम एक थेरेपी में एक चीज़ उनको बोलते हैं कि देखिए आपके पास एक पाई चार्ट होता है अपनी ज़िंदगी का। आपने एक पार्ट अपने फैमिली को दिया है, एक अपने आप को दिया है, एक अपने करियर को, एक पार्ट आपने एलोकेट किया हुआ है। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, एक पार्ट के ख़राब होने की वजह से आप अपना पूरा पाई चार्ट नहीं ख़राब कर सकते। इतना कुछ है दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। तो उनको समझ आता है कि हाँ चलो मेरा रिलेशनशिप टूट गया, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, कितना कुछ है मेरे पास। देखिए, एक रिश्ता अगर आपके पास नहीं है तो देखिए अल्लाह ताला ने उसके मुतबादिल आपको कितने रिश्ते दिए हैं, कितने रास्ते दिए हैं। अब देखिए ये रास्तों से मुझे याद है, हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे डिप्रेशन एंजाइटी की केसेस उस टाइम पे ज्यादा आना शुरू हो गए, क्योंकि आपके प्यारे जिनको कोविड था, जो कोविड से लड़ रहे थे, आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, आप घरों में थे, तो उस टाइम पे एक डिप्रेशन की एक अलग ही स्टेज थी। अच्छा, उसमें मुझे ये लगता है कि अब ये सीखने की बड़ी ज़रूरत है कि देखिए एक रास्ता, ये एक नौकरी जाती है तो अल्लाह ताला 100 रास्ते आपके लिए खोल देता है, लेकिन हमारा शायद ईमान इतना होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है, वो अपना दिल जीने की, आपको नहीं पता होता कि वो क्या उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर शिकायत किस चीज़ की होती है और किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादा विमेन फ्रॉम 25 to 45 years। 45 years। अच्छा। और मोस्टली रिलेशनशिप इश्यूज। ओके। हस्बैंड्स के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक रिलेशनशिप में है जहाँ मोहब्बत नहीं है, मियाँ इज़ नॉट इंटरेस्टेड, दुख ही होती हैं बहुत ज़्यादा। वो अपने ऊपर सब कुछ कर रही होती हैं, अब किसी को बोल नहीं सकती, एक रख रखा होता है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मे बी ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे अंदाजे से 99% ऑफ द मैरिजेस आर नॉट हैप्पी। वो फिर आप लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज, डज नॉट मैटर। बहुत सारी लव मैरिजेस होती हैं। शादी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, यू नो। शादी जस्ट डज नॉट रिक्वायर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, जो जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं वही शादी करें, बस कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, जब शादी करने लगे यंग कपल, उनको समझा के एक थेरेपी सेशन होना चाहिए कि देखो दिस इज़ हाउ यू टेक अ रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि शादी से पहला जो रिश्ता है वही शादी के बाद रहेगा। सब बदलता रहता है ना, जब आप बीवी आप शौहर बन जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। हम खुद भी बदलते हैं ना, सिर्फ हम दूसरे को क्यों कहें कि भाई ये बदल गया, हम भी तो बदलते हैं। शादी के बाद उसके अंदर बहुत सारे रिश्तों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, ये भी एक मसला होता है। अच्छा, जो खवातीन आपके पास आती है, सामने का मेजॉरिटी आपके पास खवातीन आती है 40 तक, सब मैरिड हैं? वेल, अ लॉट ऑफ देम, जी, ज़्यादातर मैरिड होती हैं। कुछ के इश्यूज होते हैं जो मैरिड नहीं होती और इसलिए डिप्रेशन में होती है, ये शादी नहीं हो रही। मतलब वही वाली बात ना, गुड़ खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ, यही वाला सीन है। यानी खवातीन जो है वो दोनों हालतों में खुश नहीं रहती। नहीं, इसमें समझाना पड़ता है कि देखें
हर रिलेशनशिप का एक तरीका है, बस वो तरीका जब आ जाता है ना आपको, या आपको समझ आ जाती है कि मैंने इस रिलेशनशिप में करना क्या बस है। दैट्स ऑल। और सारा मुझे लगता है कि आपको हर रिलेशनशिप के ना कुछ रूल्स बता देने चाहिए। बिल्कुल सही, कोई एक पॉलिसी आपको बता देनी चाहिए कि जी ये जो रूल है ये दोनों ने फॉलो करने हैं। थैंक यू सो मच सारा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, बड़ा ज़रूरी होता है जी जब आप कभी डिप्रेशन की स्टेज से गुजरे तो आपके इर्द गिर्द कोई एक अच्छा लिसनर ढूंढ ले, मिल जाता है। अगर नहीं होता तो आप इसको लिख लें। जब मेरी कोई बात नहीं सुना तो मैं लिख लेती हूँ, और फिर जब मैंने किसी को सुनाना होता तो वो लिखा हुआ सुना देती हूँ। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे आपकी सेहत से मुताल्लिक। मिर्गी, जिसे हम अंग्रेज़ी में एपिलेप्सी कहते हैं, ये एक दिमागी मरज़ है जो कि बाज़ इंसानों के दिमाग में किसी ख़ास वजह से दिमागी करंट की पैदावार का निज़ाम बिगड़ जाता है और इसका नतीजा मिर्गी के दौरे की सूरत में ज़ाहिर होता है। अच्छा, जो कैफियत होती है, जो सिचुएशन है, ये चंद मिनट्स तक रहती है। कैसे बढ़ सकती है या नहीं, ये चंद सेकंड्स तक होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। मुख्तलिफ इंसानों पर ये जो दौरे हैं ये मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। ये इस बात पर मुनहसिर है कि बीमारी जो है वो दिमाग के किस हिस्से में वाक़ है, किस हिस्से को वो इफ़ेक्ट कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिर्गी के मरज़ की माहिर डॉक्टर ज़रीन मुग़ल और इसके साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हिबा महमूद। अब दोनों ख़वातीन मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि बेसिकली ये बीमारी है क्या? मिर्गी एक जैसे आपने बताया दिमागी बीमारी है। ठीक है। 70% में उसकी कोई वजह नहीं होती है, कोई वजह नहीं होती है, और 30% में कोई वजह होती है। ठीक है। और आम तौर पे जो वजूहात होती हैं उसमें जो बैड ऑब्स्टेट्रिक्स लेकिन जैसे कि ज़चकी में कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ, हेड ट्रॉमा हुआ, स्ट्रोक हुआ, या फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मेनिंजाइटिस और उसको सही से ट्रीट नहीं किया, एनकेफेलाइटिस, ट्यूमर है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिर्गी हो सकती है। उसको सेकेंडरी मिर्गी कहते हैं और ये 30% में 30% में होती है। और 70 का तो आइडिया ही नहीं होता। और 70 में अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं होती है। ज़्यादातर नौजवानों में पाई जाती है, बच्चों और नौजवानों में। और एक दूसरा एक पीक आता है जो कि ओल्ड एज में, और ओल्ड एज में वही वाली कि किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को किसी वजह से दिमाग पे चोट का निशान लग गया तो उससे मिर्गी होती है। अच्छा, अमूमन जैसे आपने कहा ना ये बच्चों में हम मतलब लाइक इट्स वेरी अलार्मिंग कि बच्चे तो बेचारे बता भी नहीं सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1-2 साल की उम्र में गिर जाते हैं। अक्सर बच्चे बेड से गिर गए, अगर आप उनको वॉक करना सिखा रहे हैं कुछ भी तो वो गिर गए, और फिर एक अरसे के बाद बच्चे के सर में दर्द हुआ, फिर डायग्नोज हुआ कि बच्चा उस उम्र में गिरा था। ये भी एक रीज़न हो जाता है। एक्चुअली बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, और उनका जो अल्लाह ताला ने जो स्कल बनाया हुआ है वो बहुत ही मैलिएबल होता है, तो वो उसकी वजह से ज़्यादातर ये जो खेलते खेलते गिर गए या उसकी वजह से मिर्गी नहीं होती है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट, जैसे कि अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है पेरेंट्स के साथ और बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और बहुत सिग्निफिकेंट हेड इंजरी हुई तो फिर मिर्गी हो सकती है। लेकिन ऐसे नहीं होता है कि कहना कि बच्चा चलता चलता गिर गया या बेड से भी गिर जाते हैं। लेकिन अगर बहुत हाइट वाला जो पुराने ज़माने के जो होते थे शायद बट नॉट नेसेसरी। ये बाय बर्थ भी होता है? जी, बाय बर्थ का मतलब ये होता है कि व्हाट डू यू मीन, लाइक जैसे कि एग्जैक्टली कि पेरेंट्स में है फिर बच्चे में आ गया। ये होता है फैमिलीज़ में, लेकिन बहुत कम, उसका जो रेशो है वो बहुत ही कम है। सो ज़्यादातर आपको फैमिलीज़ में नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड होती है कुछ तरह की एपिलेप्सीज जो कि फैमिली में पाई जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम है। ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि हमने कहा कि ये आपके ब्रेन के डिपेंड करता है कि किस हिस्से को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ क्या होती है कि लाइक आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि ज़्यादा डेंजर कंसिडर किया जाता है? एक्चुअली जब हम ब्रेन की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको इन टोटलिटी बात कर रहे होते हैं।
डेफिनेटली एपिलेप्सी का जो एक स्पार्क होता है वो एक पॉइंट से ही जनरेट होगा और फिर वो जल्दी से स्प्रेड कर जाता है। अच्छा। तो उसकी मैनिफेस्टेशन आपको, जैसे अक्सर लोग कहते हैं गिर गए या अकड़ गए या झटके से आने शुरू हो गए, तो वो पूरी बॉडी पे ही आते हैं। अच्छा। तो वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें आपके दिमाग का एक हिस्सा, जो भी जहाँ से वो स्पार्क निकला, वो एक ही साइड पे रह गया। अच्छा। उसमें हो सकता है कि उनको झटके जो हों वो जिस्म के दोनों हिस्सों पे नहीं, बल्कि एक या सीधे हाथ पे या लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से कर आएगा। ठीक है। तो ये टाइप्स होती हैं डिफरेंट एपिलेप्सीज की। अच्छा, सबसे डेंजर टाइप क्या है जिसमें आप देखिए एपिलेप्सी बाय ये लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता विद फ्यू मिनट्स का होता है। इट्स अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। डेंजर उसमें उस वक्त आना शुरू होता है कि ये स्विच ऑफ ना हो और ये प्रोलॉन्ग कर जाए, यानी दौरानिया। हम अक्सर अपने पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि जैसे किसी को फिट पड़े तो आप टाइम ज़रूर नोट करना शुरू कर दें। अगर वो आपको लग रहा है विद इन अ मिनट और मिनट के अंदर वो रिजॉल्व हो गया एंड द पेशेंट हैज़ नाउ गॉन इनटू स्लीप, सो गए हैं वो, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर वो ना रुके और वो मुसलसल चले तो वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है एंड यू हैव टू रश टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल। ये ट्रीटेबल है कि एक दफ़ा इलाज हो गया तो ज़िंदगी में कभी दोबारा हिट नहीं करेगा? नहीं, एपिलेप्सी आप यूँ समझें इसको कि जैसे हमने बात की कि बरकी इंतशार की वजह से है, तो जो मेडिसिन होती हैं एपिलेप्सी की वो इलेक्ट्रिकल टेप की तरह काम करती हैं। यू हैव टू टेक देम फॉर लाइफ लॉन्ग, यू हैव टू टेक देम पंक्चुअली। अब जिम्मेदारी से ले, पाबंदी से लीजिए, वक्त के हिसाब से लीजिए, तो वो लगी रहेगी तो वो अच्छी एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर वो उसमें अक्सर ये होता है कि वो भूल जाते हैं या बहुत लंबे अरसे उनको दोहराना पड़े तो वो छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा होने के अंदेशा होता है कि वो शुरू हो जाए। सॉरी, कैन आई ऐड टू दिस? जी प्लीज़ प्लीज़। अक्सर लोग समझते हैं कि मिर्गी के दौरों में सिर्फ झटके पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे 40 से ज़्यादा तरह के होते हैं और जिसमें बहुत सारे, जैसे आपने कहा ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़, तो ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। तो कुछ दौरे ऐसे होते हैं जिसमें वो माउथ से हो जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पीपल थिंक कि दे आर साइकाइट्रिक पेशेंट्स। वो घर से भागना शुरू कर देते हैं, कोई कुछ कपड़े खींचना शुरू कर देते हैं, मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं। गुस्से में ज़्यादा आ जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं। इट कैन बी डिफरेंट, यू नो, लाइक, तो जो ब्रेन का जो हर ब्रेन का अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो जहाँ से वो इंतशार, बरकी इंतशार शुरू होता है उसकी मैनिफेस्टेशन आती है। ठीक है। और बहुत सारे कुछ होते हैं जो कि पेशेंट देमसेल्व्स कैन नो कि ये ऑनसेट शुरू हो रहा है। अच्छा। तो ये नहीं कहना कि सिर्फ झटके ही मिर्गी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको ये था। आपने रिसेंटली एक बहुत वायरल हुई थी वीडियो क्लिप अबाउट दिस जेंटलमैन जिसका एक PIA की फ़्लाइट के ऊपर उसने हिट करना शुरू कर दिया था। एंड तो अगर आप बहुत क्लोजली अगर एज एन एपिलेप्टोलॉजिस्ट या कुछ आप देखें तो आप, हमने जो जितनी देखी, हमने रिसर्च की, हमने जितनी मूवी देखी, क्लिप देखी, उससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है द वे ही वाज रिस्पॉन्डिंग कि वो उसको एक मिर्गी का दौरा हो एंड ही शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड हैव हिमसेल्फ ट्रीटेड। ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें ये जो 1 मिनट का दौरानिया है, ये 1 मिनट से 60 सेकंड से ये कम भी है, उसमें इंसान बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। इंसान बिल्कुल, वही वाली बात है ना कि अब किस तरह का दौरा पड़ रहा है। अब कुछ मिर्गी की टाइप्स होती हैं जो बच्चों में पाई जाती है, जिसमें अक्सर स्कूल्स में कंप्लेन आती है कि आपका बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है। उनमें ये होता है कि वो, जैसे मैं आप बोल रही हूँ एंड दैट्स ओवर। अच्छा। तो ये इस तरह के भी होते हैं। सो यू हैव टू रिकग्नाइज द टाइप ऑफ एपिलेप्सी एंड द टाइप ऑफ द एपिलेप्सी सीजर्स दैट द पर्सन इज हैविंग, और फिर उस हिसाब से कुछ दवाइयाँ, दवाइयाँ तो सब पे ही होता है, लेकिन कुछ टाइप्स के ऊपर दे आर मोर उस पर असर करती है, जबकि कुछ में दौरे ख़राब भी कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। अच्छा। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि कौन सी टाइप की मिर्गी है। अच्छा। और उसकी डायग्नोसिस के लिए आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। द मेन डायग्नोस्टिक पर्सन इज़ अ ट्रेन्ड डॉक्टर।
ओके। आपकी हिस्ट्री होती है। और फिर उसमें आजकल तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि होम वीडियोस बना के हमें दिखा दें, सो दैट फर्दर हेल्प्स द डॉक्टर टू असेस के कौन से टाइप की क्या हो रही है। एंड द हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि स्पेशली अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ ना, तो उनका एक ज़िंदगी का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि आपने शादी आपकी हो गई, फिर आपने घर संभालना है, फिर आप इस पोजीशन में आते हैं कि जी बच्चे आपने पैदा करने हैं। तो क्या एक ख़ातून के लिए इस सिचुएशन के साथ बड़ा आसान होता है प्रेगनेंसी की स्टेज पर जाना? बिल्कुल, लेकिन उसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है ना उसके साथ राब्ते में रहें। अच्छा। और आपको वो आपके देखिए, आप अगर जितना ज़्यादा अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, द हस्बैंड एंड वाइफ आके अगर अपने प्लान प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं वो आप करें, बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं, दे कैन गेट प्रेग्नेंट, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर किड एज वेल। ऑब्वियसली दे विल हैव टू उनको अपनी दवाइयों की पाबंदी रखनी होगी, उन्होंने अपनी नींद का ख्याल रखना होगा। हम ज़ाहिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, दे कैन वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, फैमिली स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो स्पेशली एक ख़वातीन के मामले से होगा। इसका वैसे इलाज है क्या? मेडिसिन ही है, कुछ थेरेपीज भी आ जाती हैं, फिर काउंसलिंग बहुत मैटर करती है? काउंसलिंग तो बहुत मैटर करती है। देखिए, इलाज, दवा से इलाज आपको डॉक्टर ज़रूर बताएंगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो जाएंगे। लेकिन एपिलेप्सी में क्योंकि आपको पेशेंट को रीइंश्योर भी करना होता है कि वो जैसे कहते हैं ना, सब्र से वो ये इसका इलाज करें, पाबंदी रखें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, कुछ भी हो, अपने डॉक्टर से आके डिस्कस करें। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, वो आपके हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स, ज़रूरत, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जिस किस्म की आपको एपिलेप्सी हो सकती है उसके हिसाब की आप अप्रोप्रिएट दवा लें, आप यू कैन लीड अ वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ठीक है। और वो फैमिलीज़, एजुकेशन, स्कूलिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई कहीं वो प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपको अपना इलाज, वो कहते हैं ना, टिक के करना है, टिक के करना है। और उसको एक्चुअली अगर आप, मैं ये कहूँगी कि आप उसको जितना ज़्यादा कॉन्शियस ना हो ना कि ये मेरा एक इलाज चल रहा है, तो वो ज़ाहिर है कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर आप उसको साथ लेके चलें, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारिए, अपना सब कुछ कीजिए, सर पे सवार ना करें। सर पे सवार। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। आपका भी बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये जी कि अपनी होने वाली ज़िंदगी में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को सामने रखें, और अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स इस चीज़ में मुब्तला है तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरी का रास्ता तलाश कर सकते हैं, बजाय इसकी कोई चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाए। हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद बातें करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब ज़रा आपकी हेल्थ से मुतालिक बात करेंगे। अच्छा, हेल्थ में हम सब कहते हैं जी कि फ़िट रहें, फ़लानी चीज़ से बच जाएं, ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें। आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है दालें। दालों में बहुत से विटामिन्स हैं, मिनरल्स होते हैं, हमें नहीं पता, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि दालों में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती हैं बहुत सारी दालें। अच्छा, दालों में चिकनाई कम होती है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अमूमन हमारे घर में मोस्टली जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो भागते हैं। जब हम भी बच्चे थे हम भी भागते थे, अपनी अम्मा से मार खाते थे दाल खाने पे कि हमें नहीं खानी होती, तो मार खा खा के हम दालें खाते थे। अपने घर में रूटीन बनाए, आदत बनाए बच्चों की कि बच्चे जो हैं, बहुत मुश्किल होती है ना अगर बच्चों को दाल खिलाने में, तो हफ्ते में एक दफ़ा आप उन्हें खिला दें। कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए और किस तरह से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसको पका किस तरह सकते हैं, और दालों की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी अभी हमें नहीं पता। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर बाज़गा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दालें कितनी ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए? इतने सारे फ़ायदे तो आपने बता दिए, मैं उस पर और इलेबरेट कर देती हूँ। एक्चुअली दाल, हमें जब हम मेडिसिन पढ़ते थे तो हम कहते थे कि दाल जो है पुअर मैंस प्रोटीन है। ठीक है। क्योंकि मुर्गी गोश्त गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहा जाता था कि दालों को जब आप मिक्स करके बनाते हैं तो उतने ही प्रोटीन्स आपको, उतने ही अच्छे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं जिस तरह से गोश्त वगैरह में जाते हैं। तो इसलिए इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आ जाता है उसका कैटेगरी। लेकिन दाल अगेन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, सबसे इम्पोर्टेंटली। अच्छा, लोग कहते हैं कि जनरली जो आजकल लोग नहीं प्रोटीन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अराउंड आपको चाहिए होता है 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन
पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। तो इसके लगभग बनता है 80 to 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ दाल लेते हैं तो उसी में आपको 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। इट इज दैट गुड। एंड चूंकि इट इज वेरी रिच इन फाइबर, फाइबर रेशा जिसको कहते हैं आम जबान में, चूंकि इट इज वेरी रिच इन फाइबर, तो क्या होता है आपके बॉडी में आराम से डाइजेशन होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन होता है तो सेटाइटी लेवल, मतलब आपका बॉडी का भूख का सेटिस्फैक्शन लेवल, देर तक आप सेटिस्फाइड रहते हैं, देर तक आपको भूख नहीं लगती। और जब आपको देर तक भूख नहीं लगती तो इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस पे अफेक्ट करता है कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस में एड करेगा। और बहुत सारी बातें। सेकेंडली हम आते हैं कि इट इज़ रिच इन लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ों में रिच होता है। उसके बाद लो इन फैट होता है, नेचुरली लो इन फैट होता है। फिर डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है दालें, क्योंकि उसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, मतलब वो ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ा देता है, इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक नहीं कर रहा होता है। तो आपकी, अगर आपके अंदर डायबिटिक टेंडेंसी, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ की तरफ जाने से रोकता है अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करें दाल। अच्छा, डेली बेसिस पे आप खाएं? डेली नहीं करें तो आप ऑल्टरनेट डे कर लें। बट अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप महीने में एक दफ़ा दाल खाएं और आप बोले मैंने दाल का कोटा पूरा कर लिया। ऐसा नहीं है, बट रेगुलरली आप कंज्यूम करें हाफ अ कप, और आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ दाल कंज्यूम करें। अगेन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गट बैक्टीरिया को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे बहुत सारी दालें, मूंग, मसूर, चने की दाल, सो मेनी दाल, तो होता क्या है कि एक में पोटेशियम ज़्यादा है, एक में ये वाला मिनरल ज़्यादा है। तो जब आप डिफरेंट किस्म की दालों को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहा होता है। तो ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सफ़ेद या काले चने हैं, जिससे मतलब काले चनों में आप काबली पुलाव भी खा लेते हैं बना के, और वाइट जो चने होते हैं उसमें आप वाइट पुलाव बनाते हैं चनों का। इसके अलावा लोबिया, ये दालों की कैटेगरी में फॉल करते हैं? बिल्कुल। पल्सेस एक ब्रॉड कैटेगरी है। पल्सेस के अंदर लेग्यूम्स, ये दालें आती हैं, और ये वन आइड पीस जो होती है जिसको लोबिया कहते हैं, सफ़ेद लोबिया या रेड बीन्स या वाइट बीन्स, मटर, ये सब दालों की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप जैसे बीन्स, सो गुड बीन्स जो होता है वो जिसको आप लोबिया कहते हैं, फली, जो बहुत सारे नाम होते हैं, अगर आप उसको भी 100 ग्राम ले रहे होते हैं, अगर आप शाम के हेल्दी स्नैक में ले लें, आप उसमें बॉयल करके उसमें सॉल्ट एंड पेपर से सीजन करके उसमें लेमन जूस स्प्रिंकल कर दें, तो इट इज़ वेरी गुड। गिव इट टू योर चिल्ड्रन। आप स्नैक्स में बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं। इट इज़ एक्सीलेंट। और देखिए ना, बच्चे तो भागते हैं ये चीज़ें खाने से। और अच्छा, मुझे लगता है बच्चों की आदत हमेशा घर से डेवलप होती है कि जी अगर घर में आप हमेशा चिकन, मटन, बीफ पे कहते हैं जी कि डेली बेसिस पे ये पक जाए, अच्छा ये भी नहीं तो फिर सब्जी पक जाए। सब्जी भी अच्छी होती है, लेकिन आई थिंक दालों को भी अपनी डाइट में आप शामिल करें। और आई थिंक ये चीज़ घर से डेवलप होती है कि जब घर में ये चीज़ बनेगी तभी बच्चा खाना पसंद करेगा। बिल्कुल, वही बात है कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को कैसे फोर्स? आपके घर में दाल बनती है? बिल्कुल, ऑल्टरनेट डे में बनवाती हूँ। घर के सब लोग खाते हैं तकरीबन। जैसे अगर एक बेटी है तो उसको एक किस्म की दाल पसंद है, तो दूसरी बेटी को दूसरी किस्म की पसंद है, तो लगभग हो ही जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो इतने मटन लवर होते हैं, बीफ लवर होते हैं, चिकन लवर होते हैं कि जी वो दालों में भी ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लें, एज लॉन्ग एज दाल पेट में जा रही है। दोनों चीज़ों का आपके अंदर जाना ठीक है, इट डजंट मैटर। लेकिन रेड मीट की कंजम्पशन आई वुड से कि हफ्ते में एक दफ़ा रखें। लोग फिश पे कम कंसंट्रेशन करते हैं। क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिश हफ्ते में 1-2 दिन आप लाएं, अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाएं, लेकिन अगेन आप फिश को डीप फ्राई करके काला ना कर दें, उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स को खराब ना कर दें। स्टीम कर लें, हल्के पैन में कर लें। मैं कहती हूँ कि आप ऐसी चीज ना खाएं जो आपको बदमजा लगती है डाइट समझ के, उसको आप लंबा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि अगर मुझे उबली हुई फिश या ग्रिल्ड फिश नहीं पसंद तो डोंट ईट इट। इतने सारे वैरायटीज होते हैं कुकिंग के महक। व्हाई डू यू वांट टू टॉर्चर योरसेल्फ? जो जिन लोगों को कुकिंग आती है उन्हें आइडिया होता है, और जिन्हें मुझे जैसे लोगों को नहीं आती वो बेचारे। आजकल तो इतनी सारी रेसिपीज हैं, सब चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं डेली बेसिस पर दाल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जहाँ फ़ायदे होते हैं चीज़ों के वहीं नुकसानात भी होते हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ लोग, जैसे डेली बेसिस पे कुछ लोग राइस
पसंद करते हैं ना कि खाने के एक पोर्शन में या तो लंच में या डिनर में, कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट में भी कहते हैं कि लंच राइस होने चाहिए। तो अगर जो लोग डेली बेसिस पे दालों का इंटेक कर रहे हैं तो क्या ये सेफ है आपके लिए? बिल्कुल सेफ है डेली बेसिस पे। कुछ लोग मुझसे, मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें दाल खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, अच्छा, ठीक है, गैस हो जाती है। तो उसका तरीका ये है कि आप दाल को कुछ देर तक भिगो लें, सोक कर लें पानी में, जैसे आधा घंटा या 1 घंटा। तो उससे एक तो गलने भी आसान हो जाता है, कुकिंग प्रोसेस इजी हो जाता है, दूसरा आपका डाइजेशन आसान हो जाता है बॉडी में, तो उससे ब्लोटिंग वगैरह कम होती है। बट रेगुलर बेसिस पे आप कंज्यूम करें, नथिंग लाइक। किस तरह के पेशेंट्स को आप एडवाइस करती हैं कि जी आप दालों का अपना इंटेक बढ़ाएं? कौन से ऐसे पेशेंट? देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में, ठीक है, और पेशेंट और ग्लूटेन फ्री डाइट जो लोग लेते हैं, जिनको सीलियाक डिजीज या कोई प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो वो सेफली कंज्यूम करते हैं। डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोग, ये इन लोग की, इनको ज़्यादा अपनी मिकदार बढ़ानी चाहिए। इनफैक्ट एवरी एज ग्रुप, एवरी काइंड ऑफ पीपल शुड इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ पल्सेस। और बेस्ट टाइम इसका यार आप लंच डिनर दोनों में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लंच मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि लंच आपका बिगेस्ट मील होना चाहिए। डिनर आपका, अगर आप डिनर में भी खाएं तो खाली दाल खा लें, मतलब कुछ लोग लेंटिल सूप बना के पीते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर हमारे। और इनफैक्ट महक, हम लोग इतने लकी हैं कि ये तो दालें तो हमारे कल्चर ट्रेडिशन में शामिल है। आप जरा देखें ना, कराची और पंजाब के आप खाने निकालें तो वही वो दालों के मिक्स करके कुछ मेरी अम्मा बनाती है, पता नहीं क्या, लेकिन इतना मजे का होता है कि इतना वो, अच्छा 3-4 दिन रख के भी खा लो ना, वो उसका जायका वैसे ही रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों को मैंने देखा कि नाश्ते में आप दाल खा रहे होते, दाल पराठा बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। तो नाश्ता अगेन वही बात है कि वो आपका एक ब्रेकफास्ट है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं ब्लॉटिंग की, आई थिंक उनके लिए ज़रूरी है कि वो नाश्ते में दाल का इंटेक ना करें। ठीक है, वही मैं कहती हूँ कि एकदम से कुछ लोग भाई प्रेफरेंस पे शामिल है। इट डजंट मैटर अगर आप नाश्ते में भी दाल का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन में करें। एज एन अगर आप दाल ले रहे हैं तो उसके साथ चावल इतना ज़्यादा ना लें, चावल की इंटेक कम रखें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में वाइट राइस कंज्यूम होता है, यू नो। तो वाइट राइस को अवॉइड करके, मैं जैसे अगर आप दाल के साथ रोटी खाएं लंच में तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत चावल खाने में, अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम। दालें ही होती है ना जिनसे खिचड़ी बनती है। एग्जैक्टली, खिचड़ी सो गुड। और हम अक्सर अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं ना। बिल्कुल, मैं अपने बेटे को खिलाना शुरू हुई खिचड़ी, तो मुझे आइडिया है कि भाई अच्छा दाल से बन रही है तो दाल आपके लिए बड़ी जरूरी है। खिचड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप खिचड़ी के साथ स्टीम वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। वीनिंग के लिए जब बच्चे को पहला खाना दिया जाता है तो उसमें खिचड़ी का आप इंट्रोड्यूस, वही चीज़ होती है कि बचपन से ही आपने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की हो ना, तो वो बच्चे में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हम हमेशा बात करते हैं कि सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, क्या इसी तरह से दालों के भी सीजन होते हैं या 12 महीने आप कोई भी दाल पका लें, या आपके घर में कोई भी दाल अवेलेबल है आप जी पका कोई भी दाल पका लें, कोई भी दाल पका लें, ये इसका ताल्लुक मौसम से नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो आपको रेडिली अवेलेबल है वही कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मुझे कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, मुझे कौन सा वेजिटेबल खाना चाहिए, या कौन सी दाल खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इतनी वैरायटी क्रिएट की है। जैसे कि मैंने कहा, हर चीज़ में इंपॉर्टेंस है, किसी में कोई विटामिन ज़्यादा है, किसी में कोई मिनरल ज़्यादा है। मेंटेन अ डाइवर्सिटी इन योर डाइट। डाइट डाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट, क्या मुख्तलिफ किस्म की चीजें लें। अगर आपको फ्रूट एक पसंद है तो एक ना लें, डिफरेंट ट्राई करें, कॉम्बो बना लें, कॉम्बो बना लें। एग्जैक्टली। दाल भी कभी आप मूंग की बनाएं, मूंग में जैसे मसूर की दाल में पोटेशियम और आयरन ज्यादा है, मूंग की दाल में प्रोटीन ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन करते रहें ताकि डाइवर्सिटी रहे और आप सारी गजाइयत ले सकें। अच्छा, वो लोग बताएं, वो बेचारे क्या करें जो कि जिन्हें मतलब दालें तो उन्होंने खाई नहीं, ना पसंद थी, लेकिन अब जी चाह रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख के सुन के अवेयरनेस हो गया कि जी दाल खानी है और दाल खाने को दिल नहीं करता, स्टार्ट किस तरह से करें, अपनी रूटीन में कैसे दालें लेकर आएं? देखें, पहले तो वही पल्सेस का मतलब होता है दाल, चिकपीस, सफ़ेद चने या बीन्स वगैरह, ये सब इंक्लूड करने का सोचें अगर आप कर रहे हैं तो। अब आपको बिल्कुल खाली दाल नहीं पसंद तो आप पहले थोड़ा सा अंडे के साथ बना लें दाल, या आप थोड़ा सा गोश्त के साथ बना लें, या यूँ भी करें कि मैं कभी ऐसा करती हूँ कि जैसे आपने कल कोई बनाया हो, आपने करी चिकन के साथ या मटन के साथ, तो आप क्या करें, जैसे आपने मूंग मसूर की दाल बनाई और आखिर में वो जो बची हुई सालन है आपका रात का, वो उसमें ऐड कर दें तैयारी के वक्त।
अच्छा, तो वो उसमें एडिशनल मजा दे देता है, बहुत अच्छा होता है। तो यूं ट्राई करें, अगर आपको सादा दाल नहीं पसंद, दाल जाना चाहिए किसी भी तरह से। अच्छा, अक्सर दालें सब्जियों में भी बन जाती हैं। बिल्कुल, आप इतनी सारी वैरायटीज दुनिया में, डिफरेंट रीजन्स में, खाने वाले आप बने, दाल आपको मिल जाएगी और बन भी जाएगी। बन भी जाएगी, डिफरेंट सोच सकते हैं, डिफरेंट रेसिपी। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप प्लान इस तरह से बनाएं कि जिसमें बीफ, मटन, चिकन अगर ऐड है तो आपके पास साइड्स पे वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके डाइट प्लान में, आपके लंच में या आपके डिनर में जो है वो दालें भी शामिल हो, क्योंकि दालों में भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अभी हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे किचन में भी आज दाल का कुछ बनने जा रहा है, तो वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है हमारे शेफ बशीर भाई। और जैसे कि आज मैंने बात भी की ना दालों पे, तो मैंने सोचा था कि आज मैंने बशीर भाई को बुलवाना है और मैंने उनसे दाल चावल बनवाने हैं। मैं आज खड़े होकर खुद सीखूंगी दाल चावल कैसे बने, उसके बाद फिर मैंने अपने मियाँ को खिलाना है। तो मुझे बताएं आज क्या बना रहे हैं, कौन सी दाल बन रही है? मूंग मसूर की दाल बना रही है। मूंग मसूर। अच्छा, लोग ज्यादातर दाल चावल पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गाड़ी जो ज़्यादा चलता है कमर्शियल लेवल पे, ठीक है, और घरों में पता आपको लंबी दाल बनाते हैं, जिसको आप सूप भी कह रही थी, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं दाल चावल। अच्छा, बॉयल, क्योंकि टाइम की वजह से थोड़ी सी आधी प्रिपरेशन करी हुई है, मैं आपको सिर्फ डिटेल बताता हूँ। हमने राइस को बॉयल कर दिया, रोलिंग बॉयल में बॉयल करेंगे। इसमें सिर्फ आपने 1 टेबल स्पून नमक डालना है, 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, ठीक है। कुछ लोग इसमें जो है तेज पत्ता वगैरह ये सब डाल देते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा आपके टेस्ट के मुताबिक, जी हमने जीरा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है ना जीरा डाल दिया, ठीक है। तो ये जीरा वाली चावल होगी, दाल चावल, ठीक है। दाल में हमने लिया है जी, यानी कि 100 ग्राम हमने लिया मूंग की दाल, 100 ग्राम हमारी मसूर की दाल है। ये दोनों दालों को 3 गिलास पानी तकरीबन पानी में हमने इसको बॉईल शुरू किया है। अब इसको थोड़ा सा मैं तेज कर देता हूँ मजीद, ठीक है जी। ये आपका हो गया फ्लेम 3 गिलास पानी तकरीबन, 3 गिलास के करीब हमने इसको बॉईल हाफ किया था। मजीद आपके सामने हो रही है। और अब इसमें डालना है क्या, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम डालेंगे बिस्मिल्लाह 1/2 क्वार्टर टी-स्पून के बराबर सॉल्ट, क्योंकि बाद में हमने दोबारा इसको फ्राई भी करना लगता है, ठीक है। अच्छा, बाजार जो डालते हैं सलाद, अब ये बन रहा है, इससे बॉईल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 1/2 टी-स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी, ठीक है जनाब, सॉल्ट, हल्दी, ठीक है। और थोड़ा सा इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर भी डालना है, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा डाल देना। ये इसलिए कि थोड़ा सा आपकी बॉइलिंग हो जाए और जो अरोमा है दालों के अंदर रख जाए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मिक्स करना आपने, ये देखें ये ऑलरेडी भी दानेदार है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो बॉईल होगा तो उसके अंदर गाढ़ापन आ जाएगा। अच्छा, होता है कि जैसे मेमन लोग बनाते हैं मेमनी दाल, उसमें चने की दाल भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो वो तीनों चीज दालों के मिला के फिर ग्राइंड करते हैं। मैं इसी बता रहा हूँ इस तरह के, तो ये तीनों चीजें आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से होती है जो लोग अपने का। ये हमारा हो गया इसमें बॉइलिंग, ठीक है। अब सेकंड इसका पार्ट जो है वो इसको हम देखते हैं ढक, ठीक है। अब तीसरा जो काम है वो हमारे पास है। इसके लिए हमने वेजिटेबल लेंगे, ठीक है। 1 टेबल यानी कि 1 प्याज हमने लिया है, बारीक चॉप करेंगे, ठीक है जनाब। 1 से 2 अदर आप इसमें टमाटर डालेंगे, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर अरोमा जो गाढ़ी दाल है उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है इसकी वजह से, ठीक है। साथ में हमने कड़ी पत्ता लिया है, ये हम बाजार में डालेंगे, और इसमें हरा धनिया है, ठीक है। अच्छा, थोड़े से लोग जो स्पाइसी खाते हैं उनके लिए हमारे पास 2 से 3 हरी मिर्चें, वो भी हम ऐड करेंगे, ठीक है जनाब। तो अभी सबसे पहले हम इसको करते हैं कटिंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जनाब। ये हमारा आगे बशीर भाई का कटिंग का अंदाज बड़ा अच्छा लगता है मुझे, और ये झटपट कटिंग इन्होंने की भाई। अच्छा, बारीक बारीक आपने काटा, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से। कुछ लोग क्या चकोर भी काट सकते हैं, बारीक भी काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इसको मैश करना है तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम बारीक काट रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1 प्याज आपके आगे, इसमें साथ ही कचूमर भी बनता है, ठीक है ना, वो हम बनाएंगे सैलेड के लिए। ये दाल चावल में फुल जो चीज़ें हैं, साथ में उसके आपने डालना है, इसमें अचार हो गया, ये भी हमने रखा हुआ इसके साथ, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। ये भी आप दाल के लिए कटिंग करें, बिल्कुल बिल्कुल, ये पीस अभी दाल के लिए हम करें, और उसको हमने चॉप कर लिया, ठीक है। 1 टमाटर इसको करते हैं ये कि एक साथ ही, दूसरा भी बिस्मिल्लाह, ये भी हम इसके अंदर इसको, ठीक है, दूसरा भी हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। इसमें तो कम क्वांटिटी में ऑयल डालना आपने, बिल्कुल थोड़ी सी, इनके तकरीबन आप 4 से 5 टेबल स्पून। लाइट सा फ्राई करना, बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा,
अच्छा बघार भी अलग डलेगा और ये जो बनाने का प्रोसेस है ये भी अलग है। हाँ, तो ये कहते हैं कि जैसे समझिए आप कि कोई चीज़ हम जो स्पाइस बनाते हैं, ये मसाले बनाते हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो हम थोड़ा सा इसके अंदर एक बना रहे हैं हल्का सा। ये हो गया हमारे टमाटर, ठीक है, और इसको आपने बारीक बारीक चलिए, ठीक है, ताकि जल्दी से इसको जो है ग्रेवी बन जाए। ठीक है, ये देखें और सेंटर कर दिया, ठीक है। ये हमने काटा, आपको बारीक करना है, चॉप करना है, ये ओके, ये दो चीज़ होगी, ठीक है। साथ में हमने 2 लहसुन डालेंगे, और इसी तरह ये लहसुन जो है बाद में भी हम बघार में डालते हैं, ठीक है, वो भी ऐड करेंगे। हरी चिल्ली हम इसको कटिंग रख देंगे अभी, ठीक है। जिनको स्पाइसी पसंद है वो ग्रीन चिली का इस्तेमाल करना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरा टमाटर जो सेकंड ये भी हम चॉप कर लेते हैं, और उसको बारीक करने के लिए ये देखें, ठीक है, ठीक है जी, आसान तरीका है। रिंग वगैरह जो बनाते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जब चॉप कर लेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह, चलिए देखिए ऑयल भी गर्म है, ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, चलिए प्याज ऐड कर दिया, ठीक है जी, और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम ½ टीस्पून के बराबर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालेंगे, ठीक है। ये फुल जो है इसको और वो बनाएंगे इसके लिए। अब ऐड करें हम ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, ठीक है जी, ये ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपने इसको मज़ीद मिक्स कर दिया, हाँ जी जी, ओके। ये कटिंग इसलिए मैंने बता रही है कि तो बारीक बारीक हो गया, बाकी चीज़ें ये होती हैं कि आप तैयारी रखते हैं तो 15-20 मिनट में आपकी तमाम चीज़ें मौजूद हो जाती है, ठीक है जी। हमने थोड़ा सा इसका फ्लेम और मज़ीद तेज़ करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया फ्लेम तेज़। अब इसमें ऐड करें हम टमाटो, ठीक है, जो हमने कटिंग करी है, ठीक है जनाब, ये ऐड कर देंगे, और ये हमारा अब बनेगा। इसमें हम जो स्पाइस डालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बस नॉर्मली, ताकि इसको फिर हम ढक देंगे और हमारा जो है ये भी हो जाएगा, ये बल्कि होना शुरू हो, बिल्कुल ऐसी है। ये दोनों इसी वजह से मैंने बताया कि ताकि हमें आसानी हो जाए, ठीक है, इस तरीके ये देखें, सही है। अब थोड़ा सा जितने भी इसको हम तेज दे देंगे तो ये बनता रहेगा बिल्कुल, और एंड में इसको हम इसको बघार डालेंगे, ठीक है। तो ये है असल प्रोसेस जो है वो बेसिकली वो दालों का है, ओके। ये दाल हो गया हमने, अब ये देखिए ये बनना शुरू हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइस, ठीक है जी, चलिए जी, अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, लहसुन अदरक हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें ऐड करें हम हल्दी, ½ टीस्पून ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ठीक है, ½ टीस्पून और डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह हमने सॉल्ट भी 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे, क्योंकि इसका जो वेट है वो ½ kg से ऊपर हो जाएगा। जब आप दालों का पानी डालते हैं तो इसलिए मैंने बताया था 1 किलो में 1 टेबल स्पून डलता है, ओके। तो इसलिए इसका वेट के हिसाब से क्वार्टर और टीस्पून ½ ठीक है। अच्छा, स्पाइस के हिसाब से 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे, ठीक है, बस इसके लिए काफी, क्योंकि दालों में ज्यादा स्पाइस अच्छा नहीं लगता, हाँ जी, मगर बहुत से लोगों को आप साइड पे अचार कर लें, कबाब कर लें, जी जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये हो गया। और कबाब आपने कहा तो मैंने शामी कबाब जो है वो भी आप रेडी है, मुंह से निकालो और बशीर भाई चीज पूरी कर देते हैं। ये फुल असल में मसला ही ना कि कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं, हाँ, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत से लोग जिसमें कचूमर बना लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं, कचूमर सैलेड का जो जितना मज़ा आता है दाल के साथ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा किसी सैलेड का मज़ा आ ही नहीं सकता। तो फिर इसके बाद अच्छा जी, अब आगे चलें जी, कचूमर सैलेड भी बना देते हैं। आज मैं जो फरमाइशें करी वो पूरी हो रही है, लेकिन मुझे पता है ये दाल चावल एंड मेरी टीम में खा जाना। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, पहले कमिटमेंट होती है। जितने हमारे यहाँ पे कैमरामैन हैं, कैमरे के पीछे हमारे भाई हैं, टीम हमारे जो पीछे बैठी है, एंड पे ये दाल चावल उन्होंने खा लेने हैं। अच्छा जी, अच्छा फरमाइश भी है ना, तो मैं थोड़ा सा ये देखिए, अभी मुझे पीछे से आवाज आ गई कि जी मैंने अपने लिए बनाया, और ये पीछे से कैमरे के पीछे सारे इशारा कर रहे हैं, झुक झुक के देख रहे हैं कि भाई ये मैंने अपने लिए बनाया, तो भाई ये सबके लिए सब खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा ये आप सैलेड के लिए काट, जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है, चौकोर क्यूब में भी करा सकते हैं आप, इसको सिंगल इसके क्यूब में भी करा सकते हैं। तो हमने जुलियन कटिंग बारीक बारीक ये काट दिया, थोड़ा ठीक है जी, इस तरह। अब इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब 1 प्याज इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, 1 हमने उसमें रख दिया, ठीक है। इस तरीके से दोनों चीजें हमारे पास ये कुछ हो गया। बहुत से गोल प्याज जो बनती है वो ग्रीन सैलेड बनती है, कचूमर में हम बारीक चॉप वाली बनती है, चॉप वाली। इतना तो मुझे भी पता कि कचूमर में चॉप वाली बनती है, सही बात है। साथ में हमारा ये भी देखें, माशाल्लाह, ओके। ये वैसे मैं थोड़ा सा ना चम्मच हिला के देख लेती हूँ। मेरी अम्मी जो है ना बशीर भाई को दुआएं दे रही होंगी, मेरी सास भी दुआएं दे रही होगी कि हम कुछ नहीं सिखा सके, बशीर भाई ने सिखा दी है। अच्छा जी, ये हाँ बिल्कुल सही है।
चलें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसको भी थोड़ा हिलाएं फ्राई को, अच्छा, ताकि वो आपका बिल्कुल चलें। मैंने अपना भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल बिल्कुल शामिल कर दिया। अच्छा, ये कहते हैं कि हाथों का भी जायका होता है। हाथों का भी जायका होता है। ये अब मैंने जब खाएंगे ना, मेरी पूरी टीम खाएगी, तो अली अब्बास से सबसे पहले मैं पूछूंगी कि ये कैसी बनी है। वो मेरे कानों में बार बार मुझे कह रहे हैं अब तो गई दाल, तो सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछूंगी कि हाँ भाई कैसी लगी है, और अगर ये पास हो गई तो उसके बाद फिर मैं अपने मियाँ को भी खिलाऊंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये होता है प्रोग्राम करते हैं, आप भी आधा शेफ तो बन गई है। नहीं, मैं तो अभी इतनी सी शेफ बनी अभी तो मुझे सिर्फ दालों के नाम याद हुए और मसालों के नाम याद हुए। अच्छा जी, अच्छा, ये हमने इसको और मज़ीद थोड़ा सा और करेंगे। ये देखें, होता है क्या, ये सारी जितने भी चीज़ें होती है ना सिमिट के हिसाब से बहुत से पहले भी बारीक कर देते हैं या चीज़ें। अब जितना इसको फ्राई करेंगे ये ऑलरेडी हमारा मसाला हो जाएगा। होता है कि या तो लाइट पहले ब्राउन करते हैं आप प्याज को और मजीद ही फिर डालें, क्योंकि टमाटर का तो इतना बड़ा इशू नहीं है, हल्का सा हमने जायका देखना है, इसलिए 1 से 2 टमाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। चलें, ये हमारा हो गया फ्राई। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा एक हल्का सा अरोमा के लिए गरम मसाला। गरम मसाला क्वार्टर टीस्पून के बराबर डालने, बिल्कुल हल्का सा देंगे, जायके के लिए डालने, वरना ये बहुत से लोग नहीं डालते हैं। अच्छा, ये जायके के लिए? ये जायके के लिए इसलिए कि थोड़ा सा जब आप बेस बनाया आपने, तो बेस बनाने के अंदर ये की चीज़ें ये आ जाएगी सारी। ठीक है जी। ये देखें, ये भी उबल रहा है ठीक ठाक। ठीक है जी। अब बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको मज़ीद एक जगह कर देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ होता है कि ज़्यादा अगर इसमें कोई चने की दाल वगैरह ऐड करते हैं, जो मैंने कहा, तो उसको फिर ग्राइंड किया जाता है। अच्छा, उसको ग्राइंड किया जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्टकट ये वाला करते हैं। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये हो गया। ये खतरनाक काम होता थोड़ा सा, जितना आप डरेंगे उतनी लगेगा अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास एक जगह पे। ठीक है, इसको हम कर यहाँ डालेंगे। देखिए आप हमारी शक्ल जो आ गई अलग आ गई, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना कि इतनी यम्मी लग रही है मुझे ये देख के कि भूख लगना शुरू हो गई है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं? हम इसको बंद करेंगे और अल्लाह बरकत आपका अब मज़ीद जो है इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी? बस ये हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आपने मज़ीद पकाना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, और दोबारा हम इसको ढक देंगे। ठीक है जी, ताकि जो चीज़ रह गई है मज़ीद इसके अंदर कम हो जाएगी। कम कर देंगे भी, थोड़ा सा सिलो में बनेगा ये 5, बस इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में आपका ये रेडी होगा। कचुम्बर जो है हमारा सैलेड, वो हम इसको ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये सैलेड के लिए हमने जो है चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड कर दिए। ठीक है, कुछ लोग जिसके अंदर दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। नॉर्मल कचुम्बर जी इसके अंदर कुछ लोग लेमन भी इसमें ऐड करते हैं। बिल्कुल, वो फिर बड़ा, वो भी एक मजेदार सा खट्टा सा जायका आपको देता है। आप इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है, इसमें आप पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। जी, धनिया पुदीना कोई भी कलरफुल के लिए भी होता है। ये हमने कर दिया, धनिया डाला हुआ इसके अंदर बस। ये तो ये हमारे पास एक आइटम ये हो गया आपका, जो कचुम्बर सैलेड है वो भी रेडी हो गया। सही है, सैलेड भी रेडी हो गया। अब हमने करना है, आपके पास कड़ी पत्ता जो है थोड़े से, ये देखें, ये आइटम है आपके बघार के लिए। जी हाँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ ये बता भी दें। गोल वाली जो मिर्च है वो 5 से 6 अदद है। 4 से 5 अदद जो हम इसके अंदर डालेंगे आपका लहसुन की जो। ठीक है जी, ये हम इसको कम कर देते हैं। ठीक है, अब मजीद ये कड़ी पत्ता। ठीक है, इसका बघार लगाएंगे। जी हाँ, और साथ में आपकी थोड़ा से डालेंगे जीरा। ओके, तो ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है, बघार के लिए आपके। सही है। दाल का हमें बिस्मिल्लाह। हाँ, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। और ये देख के ना आपको भूख फील होना शुरू हो जाता है कि अच्छा आपको भूख लग रही है। ये देखें, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलें जी, हम बना रहे हैं दाल और 2 दालों की मिक्स। ये एक दाल बन रही है, मूंग मसूर की दाल है, और मैंने भी कुछ सीख ली है। बड़ा ज़बरदस्त सैलेड भी बन चुका हुआ है और शामी कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे पास इतने गाढ़ेपन आ गया। ठीक है, अब इसको हमने इसमें बघार डालना है। ठीक है जी। अच्छा, बघार डालने की आपको बताया था मैं, कड़ी पत्ता लिया मैंने। ठीक है, 4 से 6 अदद जो हमारे पास गोल मिर्च है, और 4 से 5 जो हमारे लहसुन की जो, और ½ टीस्पून जो है ना सफ़ेद जीरा। ठीक है, वो भी है। अच्छा, 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। ओके, और इसको बिस्मिल्लाह। ये ओके, अच्छा जी, ये हमारा पास आ गया तैयार है। और इसके बाद हमारी जो दाल है वो बिल्कुल तैयार है। चावल जो है वो भी हमारे पास तैयार है। और इसके अलावा हल्का से इसको ये देखिए आपने गरम किया बस, और ये दैट्स इट।
हमने इसको ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। ये जो होता है ना बस इसका आखिरी, ये देखिए क्या बात है भाई, जबरदस्त। और ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ओके, इसको पहले करते हैं बंद। ठीक है, दोनों को। ये हमारे पास आ गया इधर, ठीक है जी। अब हम ये दाल चावल ना हर पाकिस्तानी घर की एक ऐसी डिश है कि कुछ समझ नहीं आ रही होती ना, तो आप दाल चावल बना लें जी। बिल्कुल सही। और कभी कभी इतनी लजीज ढाबों पे दाल मिलती है। और देखते हैं जी आज बशीर भाई ने कैसी दाल बनाई है, ये भी हम टेस्ट करेंगे। और तो पूरा ये था कि इसका अचार भी है, ठीक है पूरी चीजें होगी, ये सैलेड, अचार, और ये है जी कबाब, शामी कबाब। ठीक है, शामी कबाब भी हो गए। अच्छा जी, और दाल जो हमने इसको हम कर रहे हैं जी डिश आउट कर रहे हैं। चैलेंजिंग इस तरीके से। और हमारी पूरी टीम की नजर इस दाल पे जम चुकी है। बड़े मजे की दाल लग रही है भैया, क्या जबरदस्त दाल बनाई है। ठीक है जी, ये हमने कर दिया और साथ में हमने बॉईल ऑलरेडी पहले कर चुके। मेरे मियाँ को भी ये दाल बड़ी पसंद है। चलो जी, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं इसलिए मैं खुद उन्हें ये दाल अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। बिल्कुल। चलें जी, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे दाल चावल बन गए, मूंग मसूर की ये दाल, और साथ है बॉइल्ड राइस, साथ है अचार, साथ है कबाब, और साथ है जनाब सैलेड। तो लंच हमारा पूरा तैयार हो चुका है। क्या जबरदस्त दाल बनी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने ग्रीन लेने के लिए हल्का सा थोड़ा सा चावलों पे भी आप इस तरीके से डाल लेते ताकि खूबसूरत सा थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, थोड़ा सा ये सादा सादा है ना, तो ये भी एक थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन वाली फील आती है कि बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये देखिए आपके पास ये आ गया तीनों चीजें और साथ में आपने, ठीक है जी। तो भाई ये जरा हम दिखाएं, जूम करके दिखाएं, एक जरा इन दाल चावलों का सोलो फ्रेम लें आप। क्या बात है भाई, बॉइल्ड राइस है, मूंग मसूर की दाल है जबरदस्त बघार के साथ, साथ 2 शामी कबाब हैं, एक मेरे लिए एक बशीर भाई के लिए, अचार है, और साथ है जी कचूमर सैलेड। तो ये आपका ज़बरदस्त लंच हो सकता है। अच्छा जी, और ये जैसे कि मैंने अभी पहले प्रोग्राम में बात की थी, दालों की अफादियत, ठीक है, आप बना रहे हैं, दालों की अफादियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपनी डेली रूटीन में दाल लंच या डिनर में ज़रूर ऐड करें, अपने बच्चों को खिलाएं, खुद घर में दाल खाने का एक ट्रेंड पैदा करें। तो जनाब थैंक यू सो मच बशीर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त आपने खाना बनाया। हम ज़रा ये टेस्ट करेंगे प्रोग्राम के बाद। आज के प्रोग्राम से इतने, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।